अब की बार किसकी सरकार, और इसी पर न्यूज नेशन अपना ओपिनियन पोल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। हमने ये बताया आपको कि देश में ओपिनियन पोल क्या बता रहा है, देश में किसकी पार्टी सत्तारूढ़ हो सकती है। तो आइए सबसे पहले आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ यानी कि एनडीए को 270 सीटें मिलने के आसार हैं। यूपीए और कांग्रेस गठजोड़ के पास 134 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 139 सीटें जा सकती हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एक बार फिर सरकार बनने के आसार काफी प्रबल हैं, क्योंकि 272 सीटों पर सरकार बन जाती है। और आइए अब चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की। विद्या, क्या आंकड़े हैं? ऐसे स्टेट जिनका आपने नाम लिया, ये दोनों राज्य जहां पर बीजेपी की नजरें गड़ी हुई हैं, लेकिन दोनों ही स्टेट में स्थानीय जो पार्टी है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। अब यहां पर जनता का मूड क्या है अपने दर्शकों को बताते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में देखिए, अगर वोट शेयर के हिसाब से देखें तो पश्चिम बंगाल में जनता का मूड क्या है ये हम अपने दर्शकों को बताते हैं जल्दी से। 5% लोग अभी तय नहीं कर पाए हैं, इसलिए इनको अभी छोड़ दीजिए। अन्य के खाते में 62% वोट बीजेपी प्लस 23%, कांग्रेस प्लस 10%। तो ये वोट शेयर है, लेकिन अगर इसको सीट में तब्दील कर दें तो यहां पर आंकड़ा क्या होता है जरा ये देख लेते हैं, क्योंकि सवाल ये है कि सीट किसको कितनी मिलती है, यही सबसे बड़ा सवाल है, यही सब जानना चाहते हैं। तो सीट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में देखिए 42 कुल सीटें हैं, जिसमें से 34 पिछली बार टीएमसी ने जीती थी, लेकिन इस बार टीएमसी को थोड़ा सा नुकसान है, बीजेपी को ज्यादा फायदा है। पिछली बार सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी बीजेपी, इस बार बीजेपी प्लस को 9 सीटें हैं। अन्य के खाते में 31, जिसमें टीएमसी भी है, और कांग्रेस प्लस को 2 सीट। कांग्रेस जैसी स्थिति अच्छी नहीं है वैसी सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अब आपको ओडिशा की तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर भी बीजेपी की नजर गड़ी हुई है, लेकिन यहां पर ओडिशा में बीजेपी को कितनी सीटें मिलती है, वोट शेयर कितना यहां ओडिशा में बीजेपी को अगर अभी जनता का मूड जाने तो है, वो भी देख लीजिए। कह नहीं सकते, 9% लोग ऐसे हैं जो अभी कहने के मूड में नहीं है। अन्य के खाते में 40% वोट शेयर, कांग्रेस प्लस को 20% वोट शेयर और 31% वोट शेयर जो है बीजेपी प्लस को, यानी कि बीजेपी जितना जोर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लगा रही है अजय जी, आप देखिए कि उसको फायदा यहां ओडिशा में ज्यादा नजर आ रहा है। ओडिशा में अगर सीटों की बात करें और इसको जो वोट शेयर है इसको अगर सीटों में बदल दें तो वो क्या हो जाते हैं वो देख लेते हैं। ओडिशा में देखिए 21 सीटें यहां पर हैं, कांग्रेस खाता नहीं खोल पा रही है और उसके सहयोगी दल अगर यहां पर हैं तो वो भी खाता नहीं खोल पा रहे हैं। कांग्रेस प्लस को 0 है। बीजेपी यहां 9 सीट हासिल करने में कामयाब हो रही है इस वक्त अगर चुनाव हो जाते हैं, और अन्य के खाते में 12 है, यानी कि सीधा सीधा नुकसान नवीन पटनायक का यहां पर हो रहा है। अजय जी, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और आइए अब हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। संजय झा जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और राकेश सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश सिन्हा जी, पश्चिम बंगाल को लेकर पूरा दम लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हमारा सर्वेक्षण ये कहता है कि अधिकतम 9 सीटें आप पश्चिम बंगाल में जीत सकते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी कम से कम मिशन 22 पर काम कर रही है। यानी कि आप पूरी कोशिश के बाद भी ममता बनर्जी के गढ़ में उतनी सेंध नहीं लगा पा रहे जितनी आप कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपका सर्वेक्षण अपने आधार पर किया गया है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता हूँ। सर्वेक्षण अच्छा ही होता है और उसके कुछ अच्छे पैरामीटर होते हैं, लेकिन मैं 3 बातें आप पश्चिम बंगाल के बारे में जान लीजिए, उसके बाद अपने सर्वेक्षण को उस आईने में देखिए। पहली बात, ममता बनर्जी समान रूप से सभी दल के कार्यकर्ताओं के लिए खतरा बन गई है। जो तानाशाह होता है वो किसी एक व्यक्ति के लिए खतरा नहीं होता, एक विचारधारा के लिए होता है, वो लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। और ममता बनर्जी लेफ्ट का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता, सबके लिए खतरा है। एक दूसरा, पश्चिम बंगाल की विकास की गति जिस तरह से बढ़ी है वो आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल किस तरह से एक नुकसान हो रहा है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब से सत्ता में आई हैं तब से तुष्टीकरण नहीं, वो जिहादियों को प्रश्रय दे रही हैं, जिसके कारण पूरे बंगाल में यह एक अंडर करंट चल रहा है कि ममता बनर्जी का सत्ता से हटना जरूरी है। ये पश्चिम बंगाल के अस्मिता के लिए जरूरी है। लेकिन मैं बता रहा हूं, जो रिजल्ट पिछले चुनाव में ममता बनर्जी के लिए हुआ वो रिवर्स होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका कुछ ऐसा बढ़ गया है, जितनी जान ताकत आप फूंक रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अमित शाह लगातार जो है मेहनत कर रहे थे, लगातार दौरे हो रहे हैं, लगातार आप यात्राओं की बात कर रहे हैं, खबरों में पश्चिम बंगाल लगातार बना रहता है, आपके एजेंडे में इतने प्राइम पर रहा है, उसके बावजूद भी कुछ बड़ा परिवर्तन दिखता नहीं है, कम से कम हमारे ओपिनियन पोल में। आपको एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं। जब लेफ्ट का अत्याचार अनाचार था और लेफ्ट के पैरेलल में ममता जी खड़ी हुई तो
वो वोट भी जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का वोट था वो साइलेंटली ममता जी को चला गया था, क्योंकि लेफ्ट का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि लोग चाहते हैं इसका विकल्प आए। इस तरह का जो वोट ट्रांसफर होता है, जो ध्रुवीकरण होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। ममता बनर्जी के पार्टी का जो मध्यम वर्ग है वो ममता बनर्जी को छोड़ चुका है, लेकिन वो बोलेगा नहीं। ये साइलेंट वोट ट्रांसफर, जहां भी अधिनायकवादी तौर तरीके से शासन होता है वहां साइलेंट वोट ट्रांसफर होता है और पोलराइजेशन अंतिम दिन दिखाई पड़ता है। उसके पहले तक यदि अब दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 23% मत मिल रहा है, यह बहुत ही शुभ संकेत है, दिखाता है ये 23-46% में तब्दील होगा। आप देख लीजिएगा पश्चिम बंगाल में रिवर्स होने जा रहा है, बीजेपी को 34 मिलेगा जो ममता को मिला था। ममता अनिर्बान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टीएमसी से। अनिर्बान जी, जो स्थिति अभी भारतीय जनता पार्टी की है उसमें 9 सीटें हमारे सर्वेक्षण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, लेकिन आपकी 34 में से घटकर 29 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या ये माने कि भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में आपको डेंट कर दिया है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, आप अभी सुन रहे हैं राकेश जी की बातें, क्या वाकई में एक ऐसी सरकार वहां पर है जिसका वर्णन राकेश जी कर रहे हैं? जी, थोड़ा मुझे एक चीज बताइए कि वोट शेयर आपका ओपिनियन पोल में कितना है? 31% के 36% के करीब आपका वोट परसेंट जा रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बीजेपी का जो 2 सीट अभी है लोकसभा में, वो 2 सीट भी नहीं रहेगी, वो पहली बात है। क्योंकि आप अगर दार्जिलिंग में चला जाइएगा तो देखिएगा कि जो आलूवालिया सर वहाँ जो थे जी, वो वहाँ दिखाई नहीं पड़ते हैं कभी, और स्थानीय जो आदमी लोग हैं वो बहुत ही उन पर एकदम ही असंतुष्ट हैं, तो उनका कोई चांस ही नहीं है जी। और खड़गपुर में जो आसनसोल में जो बाबुल सुप्रियो जी वो एमपी है जी, उनके खिलाफ बीजेपी के खुद के जो कार्यकर्ता वहाँ है वो खुद मोर्चा निकाल चुके हैं। अनिर्बान जी, अगर इतने कमजोर हैं तो आप उनकी रैलियों को इजाजत क्यों नहीं देते? क्यों आए दिन उनसे टसल में आप उलझते रहते हैं? जो पहले लेफ्ट के साथ होता था, बीजेपी को आप अपना टॉप चैलेंजर क्यों मानते हैं अगर है नहीं वो कहीं लड़ाई में? बता रहे हैं, देखिए जी, बता रहे हैं, देखिए ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जो रहता है उनका काम है कि सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका जो गलत काम हो या कुछ भी हो उसका वो अपने तरफ से कुछ बोल सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, या फिर वो होता है, राजनीति में वैसा चलता है। लेकिन बीजेपी वो 2014 के बाद जब बंगाल में धीरे धीरे आ रही है, वो राजनीति के नाम पर जो करती है वो झारखंड, बिहार से वो मतलब राइट करने वाले लोग उनको इंपोर्ट करके लाते हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे कि उनके जो रैली के नाम पे वो जो निकालते हैं वो बेसिकली ऐसे रूट से वो लेकर जाएंगे जहां शांति एकदम भंग करके। पश्चिम बंगाल की राजनीति का इतिहास गवाह है कितनी अहिंसा प्रिय राजनीति है, ये सब जानते हैं। आए दिन क्लैश सबने देखा है और इतिहास रहा है वो। नहीं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत अहिंसा प्रिय ऐसा कुछ नहीं बता रहे, लेकिन धर्म के नाम पे नारे लगाना और दूसरों को उकसाना, उसके बाद यहाँ बंगाल में उतना आदमी उनका तो सपोर्टर्स है नहीं, झारखंड से बिहार से बस भर भर कर लोगों को लाना, उनको वो जो कार्यकर्ता वहाँ है उनको इधर ला के जो बातें कही, मुझे लगता है कि राकेश जी इसका जवाब आपको देना चाहिए। सरकार आप लोग बांटने की राजनीति कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। वाकई में स्थिति ऐसी है और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। राकेश जी जवाब देंगे तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, वो जो राकेश जी जो कह रहे थे कि यहाँ जिहादी 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 ऐसे कह रहे हैं, तो आपके पास तो एनआईए है, एनआईए क्या कर रहा है आप बताइए? एनआईए अगर है तो आप ममता बनर्जी को, टीएमसी का और दूसरा जो लीडर है उनके ऊपर केस कीजिए ना। आप ऐसे आईटी सेल की तरह इतना बकवास क्यों करते हैं? चलिए राकेश जी, आपके पास कोई काम भी है या नहीं? राकेश जी इसका जवाब दीजिए। और इसके साथ साथ जो अभी अनिर्बान जी ने कहा, मैं एक सवाल इसके साथ साथ लगा दे रहा हूँ सप्लीमेंट्री के तौर पर। राकेश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अनिर्बान जी ने जो बातें कही, दार्जिलिंग में जो कि एक अच्छी सीट आपकी रही जहां से आप जीतते रहे हमेशा, कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पे कह सकता हूं कि आज स्थिति ऐसी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी, तो वो सीट आपकी एक तो गई, ये तो ऐसा लग रहा है, और कम से कम मैं कह सकता हूं। तो अब मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, बताइए। देखिए, एक बात जान लीजिए, उन्होंने कहा कि एनआईए क्यों नहीं काम करती है। अनिर्बान जी, अभी सीबीआई काम करने गई थी। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया गया,
पुलिस कमिश्नर के घर पे ममता जी चली गई, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए। असामान्य स्थिति में शादी, श्राद्ध, ऐसी घटनाओं में तो लोग जाते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति गवर्नेंस में चीफ मिनिस्टर किसी पुलिस कमिश्नर के घर चला जाए, ये निर्णय आप कर लीजिए। एक मैं अब दूसरी बात आता हूँ। देखिए, पश्चिम बंगाल में जैसे पूरी भारत में शोभा यात्रा निकलती है, वैसे रामनवमी का शोभा यात्रा निकलता है। आप एक नारा बता दीजिए जो शोभा यात्रा में मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ दिया गया। आपने मौलवियों के लिए तो वेतन दे दिया, आपने मदरसों को तो सर पे चढ़ा लिया। मदरसा में कोई जनगण मन गाया तो उसकी पिटाई होगी अख्तर की, वो मासूम अख्तर की, और अभी तक दर दर भटक रहा, उस पर 10-20 केस लाद दिए गए। तो आप जो कर रहे हैं वह पश्चिम बंगाल के सिविल सोसाइटी के लिए डैमेजिंग है। पश्चिम बंगाल एक प्रगतिशील राज्य रहा है, जहां रविंद्रनाथ टैगोर रहे, जहां स्वामी विवेकानंद रहे, राजा राम मोहन राय रहे। वह किसी भी तरह की प्रतिक्रियावाद को स्वीकार नहीं करेगा, चाहे प्रतिक्रियावाद हमारे छोटा जवाब दीजिए। अनिर्बान जी, छोटा जवाब दीजिए प्लीज। बाहर करने के लिए ही पश्चिम बंगाल ने एकदम सही कहा, वो किसी भी तरह के प्रतिक्रियावाद स्वीकार नहीं करेंगे और बीजेपी को वो स्वीकार नहीं करेंगे। आपने एकदम ठीक कहा। विनोद जी, जो स्थिति आज पश्चिम बंगाल में है, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक बड़ी ताकत के तौर पर वहां देखना चाहती है, क्या ये स्थितियां वाकई में निर्मित हो सकती हैं? क्योंकि अभी हम 9 सीटों की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि शायद इसके लिए भी दिक्कत हो। देखिए, भाजपा बहुत मेहनत कर रही है पश्चिम बंगाल में, और 2014 से ही भाजपा ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पश्चिम बंगाल को अपने एजेंडे में रख लिया था जी। और 120 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने छांटी थी, जो जिनमें बीजेपी 2014 में नहीं जीती थी, उन पर काम करने से पश्चिम बंगाल की 42 सीटें भी थी, 42 पे तो जीत चुकी थी। तो लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से एक हिंदू ध्रुवीकरण का कार्ड खेला हुआ है। यह साबित करने की पूरी कोशिश हो रही है कि वो मुस्लिम परस्त हैं। वो किसी भी भाजपा नेता से आप का बयान सुनिए, वो ममता बनर्जी को जिहादी और मुस्लिम परस्त इस तरह का होता है। लेकिन ममता बनर्जी की जो पकड़ है आज भी, पूरा जो लेफ्ट का बेस था जो लेफ्ट का बेस था आज वो तृणमूल के साथ पहुंच गया है। कांग्रेस का जो बेस था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ पड़ा है कि कांग्रेस भी श्रिंक कर रही है। भाजपा ने वहीं जो जमीन पाई है जहां कांग्रेस कमजोर हुई है। त्रिपुरा में कांग्रेस कमजोर हुई, भाजपा मजबूत हुई। उड़ीसा में यही स्थिति हो रही है कि कांग्रेस का जो जनाधार है वो भाजपा की तरफ जा रहा है, चूंकि कोई विकल्प नहीं। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट सिकुड़ गया, लेफ्ट का एक बड़ा बेस जो है ममता बनर्जी के साथ चला गया। तो भाजपा के लिए अभी बड़ी चुनौती है कि वोट परसेंटेज तो बढ़ा सकती है जिस तरह से काम कर रही है, लेकिन उसका सीटों में कितना बदल होगा ये एक बड़ा प्रश्न है। तो पूर्णेंदु, जरा ये बताइए कि सीट कैसे बढ़ेगी बीजेपी की, खास करके तब जबकि हम सिर्फ 9 सीट पर बीजेपी की बढ़त देख रहे हैं, जबकि बीजेपी के अध्यक्ष ने 22 सीटों का लक्ष्य रखा है। ठीक है अजय जी, बीजेपी का वोट शेयर में इजाफा हो रहा है। 17% उनको 2014 में मिले थे और इस बार 23% के आसपास उनको वोट मिलने वाले हैं। लेकिन ये वोट फीसदी का इजाफा इतना नहीं है कि उनकी सीटें वो 22 के लक्ष्य तक पहुंच सके। उसकी जो वजह है कि अभी भी जो ममता की जो जमीनी राजनीति है, जिस तरीके से आप कैडर बेस्ड जो पॉलिटिक्स होती है और पॉकेट्स को पकड़ के और इंटीरियर गांव और उस तरीके से एक जो बंगाल का जो पॉलिटिकल कल्चर रहा है, जो पहले लेफ्ट उस पर राज करता था और पिछले 2011 से ममता की पकड़ है, वो अभी उतनी ढीली नहीं हुई है कि बीजेपी उस लेवल पे उसमें सेध लगा सके कि वो दहाई के आंकड़े को पार कर सके। फिलहाल तो उनको हमारे सर्वे के हिसाब से 9 सीटों पर ही संतोष करने जैसी स्थिति बन रही स्थिति लगती है। एनके सिंह साहब, मैं जरा चर्चा को थोड़ा उड़ीसा की तरफ भी लेकर चलूं। उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन सामने रखेगी, लेकिन हमारे आंकड़े भी बता रहे हैं कि 10 सीटों से ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पा रही है। क्या वजह है कि उड़ीसा में आज भी बीजेडी अपनी पकड़ पूरी बनाए हुए है और शायद भारतीय जनता पार्टी के पैर और भी रोके? हो सकता है कि आंकड़ा और भी तब्दीली इसमें आए, क्योंकि बीजेडी पूरे तरीके से अब फॉर्म में आती दिखाई दे रही है। एनके सिंह साहब, उड़ीसा और बंगाल में कुछ फंडामेंटल अंतर है वहां के सोशल कंपोजिशन में। जी, उड़ीसा रिएक्ट बहुत देर बाद करता है, पॉलिटिकल रिएक्शन वहां के समाज का बिहार में इमीडिएटली हो जाएगा, जी बंगाल में हो जाएगा, लेकिन उड़ीसा में बहुत स्लो रिएक्शन होता है। इसलिए बीजेडी करे ना करे, काम करे ना करे, सिर्फ इस बात पे वो सरवाइव करेगा कि सरकार में चीफ मिनिस्टर कभी कभी बाहर आ जाता है और इस पे चल रहा है। वोट आज भी मिलेंगे। एक बात जो विनोद जी ने कही वो उड़ीसा पे तो अप्लाई करती है, वेस्ट बंगाल पे नहीं करती है, कि कांग्रेस का सपोर्ट बेस उड़ीसा में जरूर जो खत्म हुआ वो पूरा बीजेपी के पास, बीजेपी को शिफ्ट हुआ है, लेकिन यही वहां पे नहीं हुआ। वहां पे जो नॉन कम्युनिस्ट वोट थे जी, जो कि लगातार सिस्टमेटिक रिगिंग और वगैरह वगैरह से नाराज थे या लुम्पेनाइजेशन हुआ था उससे नाराज थे, तो उन्होंने किया क्या कि वो बीजेपी, और इस दौरान
बीजेपी ने कम्युनल पोलराइजेशन काफी अच्छा कर लिया, क्योंकि 25% वोट के लिए ममता वही ट्रेडिशनल फॉर्मेट पे आ गई जो कांग्रेस चलती थी जी, सेकुलरिज्म और वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुस्लिम वोइंग को इतना ज्यादा कर दिया कि बीजेपी के लिए ग्राउंड मिल गया बहुत अच्छा, जिसको कि बीजेपी ने संजय जी भी जुड़ गए हैं। तो यही जो बात आपने उड़ीसा के संदर्भ में कही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का नुकसान बीजेपी को संजय जी फायदा दिला रहा है उड़ीसा के संदर्भ में, और पश्चिम बंगाल में भी आपकी स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। ये आप प्रश्न आपने मुझसे जी पूछा जी, है। आपकी ओपिनियन, हमारा जो ओपिनियन पोल है उसमें हम पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो दोनों जगह आपकी पार्टी के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं देखिए, मैं आपको एक समूहित तरीके से बता सकता हूं कि भारत में एक नए प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं और एनडीए के नहीं होंगे जी, वो शपथ ग्रहण करेंगे मई में। आप देखिएगा, इसमें तो कोई हमें इसमें ज्यादा वाद विवाद करने की जरूरत ही नहीं है। हम जानते हैं ये बात। जमीनी स्तर पर हालात बहुत अलग है। मोदी जी आप सुनिए मेरी बात, मैं आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये बदलाव का माहौल है, परिवर्तन होके रहेगा। देखिए, मोदी जी ने जिस तरीके से भारत के आवाम के साथ धोखा या विश्वासघात किया है, वो 15 लाख रुपया को तो भूल ही जाइए। किसानों के साथ जिस तरीके से इन्होंने उनको धोखा दिया है, एमएसपी को लेकर ढेर सारे गलत वादे करके कि हालांकि मुझे आपको बीच में रोकना नहीं चाहिए, लेकिन राकेश सिन्हा जी देखिए, आप गांव जिस तरह से हंस रहे हैं ना, वो बड़ी अजीब स्थिति है। नाराज है वहां राकेश जी खिलखिलाकर हंस रहे हैं, जब बस खाली इतना बचा है कि पेट पकड़कर हंसना शुरू करें। मैं जरा बोलूं? प्लीज बताइए। मुझे नहीं मालूम कि कौन टोक रहा है, कौन हंस रहा है। नहीं, मैं अजय कुमार बोल रहा हूं, लेकिन राकेश सिन्हा जी राकेश सिन्हा जी आपकी बात सुनकर बहुत जोर से हंस रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये विरोधाभास क्यों है। और आपने ये तो मुकर्रर कर दिया कि प्रधानमंत्री कोई और होगा, जिनको कांग्रेस कहां खड़ी होगी, अब तो ये पूछ रहे हैं ना जी। हंसने, जिसको हंसना है हंसने दीजिए। अंत में जो लोग इतने घमंड और अहंकार में डूबे हुए हैं, भारत की जनता जो है ना, वो उनको जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी तो, हम तो जनता की आवाज है, लेकिन जनता जो जवाब देगी इस भ्रष्ट सरकार को, जिसमें नरेंद्र मोदी खुद चौकीदार एक चोर बन गया है। अरे नरेंद्र मोदी तो अनिल अंबानी और गौतम अदानी के प्रधानमंत्री हैं। 130 करोड़ लोगों को उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, उनकी जिम्मेदारी थी गौतम अदानी को खुश करो और अनिल अंबानी को खुश करो। आप जवाब उनके लिए तो प्रधानमंत्री बनना बड़ा आसान काम था। देखिए, ये कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध है। कौरव भारतीय जनता पार्टी है और पांडव कांग्रेस पार्टी और ढेर सारे जो हमारे जो समर्थक दल है, और इनको अंत में पांडवों ये तो एकदम उलट हो गया और होगी। 2013 में कौरव पांडव दूसरे थे और सच्चे 2019 में कौरव पांडव का शक्ल बदल गया। राकेश जी प्लीज। राकेश जी जवाब दें। देखिए, एक बात जान लीजिए, हम लोग सर्वे पे चर्चा करें। संजय झा जी को पूरा अधिकार है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना लेने का, जब तक परिणाम नहीं आता है। उनको पूरा अधिकार है एक मंत्रिमंडल भी घोषित कर देने का। लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के 2 बड़े राज्यों में, जो हिंदुस्तान में मतदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बिहार और उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर है पहले संजय झा जी देख लें। बाकी राज्यों को छोड़, 2 बड़े राज्यों में जहां पर 40 सीटें हैं, 80 सीटें, 120 सीट में कांग्रेस पार्टी को जो भी गठबंधन होगा कितनी सीटें दे रहे हैं जी। उनको रायबरेली अमेठी बचाना मुश्किल होगा। संजय झा जी, हम और आप मिलेंगे न्यूज नेशन पर, और रायबरेली और अमेठी नहीं बचेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप प्रधानमंत्री बना लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 350 सीटों जरूर मिलेंगे आपसे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे आपसे। हिंदुस्तान में 350 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर 300 से अधिक सीटें लाकर प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र भाई मोदी शपथ लेंगे। चिंता और न उसके लिए आपका जो शैडो कैबिनेट का हम निरीक्षण करेंगे। कीजिएगा, आप शैडो कैबिनेट बनाइए, शैडो प्राइम मिनिस्टर बनाइए। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार। अरे आप अपनी जमीन तो देख लीजिए, कर्नाटका में आप साफ होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में रंगाई को मुख्यमंत्री बना दिया है। मध्य प्रदेश में 42,000 लोगों का ट्रांसफर कमलनाथ जी ने किया है। 42,000 लोगों का। भारत कभी नहीं अजय जी, इनसे पूछिए। अरे ये आपातकाल की स्थिति मध्य प्रदेश में लागू कर दिया। 42,000 लोगों का ट्रांसफर किया और 12,000 लोगों का ट्रांसफर निरस्त कर दिया। उसके पीछे राज क्या है, कहानी क्या है? कमलनाथ से पूछिए। बात सुनिए आपने,
ये गांधी जी का भारत है, गोडसे का नहीं। मैं जमीनी हकीकत आपको बता रहा हूँ, जिसने हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइए, नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा नाम नहीं है। जानते हैं मैं क्या भारतीय राजनीति में इतनी लोकप्रियता। मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूं, हमें आपको रोकना पड़ रहा है, जाहिर सी बात है, हमें आगे बढ़ना है और हमें कई और राज्यों के बारे में चर्चा करनी है। लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक लें, अनिर्बान जी, मैं एक आखिरी लाइन आपसे पूछना चाहता हूं। टीएमसी कितनी सीटें जीत सकती है? 34 आपके पास 14 में थी, हमारे हिसाब से आप 29 सीट जीत रहे हैं। हो सकता है ये आंकड़े बदल जाए। मैं आपसे एक फिगर चाहता हूं, कितनी सीटें जीतेंगे आप, अनिर्बान जी? देखिए 42 सीट में तो 42 ही टारगेट है और हम 42 ही जीतेंगे। चलिए, टारगेट तो हमेशा ऊंचे रखने चाहिए और ये ऊंचे रखे जा रहे हैं टारगेट, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कुछ है, यही हमारा ओपिनियन पोल जो है दिखाने की कोशिश कर रहा है। आगे अन्य राज्यों की हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं।